हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम साइंस का आपको सैंपल पेपर क्लास 10th का कराएंगे। और हमारे सिलेबस साइंस के हो चुके थे। नया नया साल मुबारक हो। और ये क्या नाम है, साइंस में आपके सारे चैप्टर्स मोस्टली हमने करा दिया था। तो हैप्पी न्यू ईयर्स बेटा। आवाज़ आ रही है? यस सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू। और इस हम सैम्पल पेपर करते हैं 2020 का एग्जामिनेशन पेपर सीबीएसई का। कोई आपके 80 नंबर का पेपर होगा। तो डेट भी बढ़ गई है, मई में जाके 5 मई से पेपर स्टार्ट होंगे। तो 2 महीने आपका एक्सटेंड कर दिया है। पहले मार्च में स्टार्ट होते थे पेपर, फरवरी मार्च में। तो 2-2.5 महीने आपके 2 महीने एक्सटेंड कर दिया है। आपका तो 15 तारीख से मेरे ख्याल से शुरू होगा। 12th का 5 मई से शुरू है। तो टेंथ का 15 मई के आसपास शुरू होगा। तो 80 नंबर का साइंस का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का। पेपर पैटर्न हम लिख देते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 नंबर्स का। दिखाई दे रहा है? क्लियर? यस सर, दिख रहा है। 80 मार्क्स का साइंस का पेपर हो गया, जिसमें से 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस होंगे, ए, बी और सी। तो यहाँ पर ए बी सी 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर में कितने होंगे? टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 30 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके 14 क्वेश्चन होंगे, 1 to 14 1 मार्क्स के होंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। MCQ टाइप के क्या होंगे? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक। और इसके साथ में असर्शन टाइप रीजन भी दे दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपके 15 से लेकर के 15 to 24 क्वेश्चंस होंगे। 15 से 24 जो आपके 3 नंबर्स के होंगे। ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स का। और ये होगा आपका 3 मार्क्स का। 3 नंबर्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का। ठीक। जिसमें आपको 50 से 60 वर्ड्स में लिखना होगा। 50 वर्ड्स टू 50 से 60 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे इसके। 50 to 60 वर्ड्स में। सेक्शन सी, जो आपका सेक्शन सी आएगा, सेक्शन सी ये 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। 25 to 30 क्वेश्चन होंगे। और जिसमें आपके 80 से 90 वर्ड्स लिखना होगा। 5 मार्क्स के होंगे ये कितने होंगे? 5 मार्क्स का। और जिसमें आपको 80 to 90 वर्ड्स लिखने होंगे। आप आंसर 80 से 90 वर्ड्स में लिखोगे। समझ में आया? तो आपका पैटर्न क्या होगा? 1-3-5 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 1-3-5 पैटर्न्स हो गए, जिसमें 1 से 14 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या MCQ टाइप का होगा। इसको आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखना है। 1 वर्ड में लिखना है या 1 सेंटेंस में लिखना है। और जो 3 मार्क्स का 15 से 24 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, वो आपको 50 से 60 वर्ड्स में लिखने हैं। और जो सेक्शन सी होगा आपका 25 से 30 नंबर क्वेश्चन होंगे। 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये आपके 5 नंबर्स के होंगे। 80 वर्ड्स में लिखने हैं। तो ABC 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टोटल क्वेश्चन 30 आएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर ये 1-1 नंबर वाले सेक्शन ए का हम स्टार्ट करते हैं। 1-1 मार्क्स के 2020 का पेपर है, प्रीवियस ईयर्स का। हाँ, तो इसको आप लेटेस्ट CBSE के भी आ गए हैं सैंपल पेपर, आप देख सकते हो उनके पोर्टल पर जाके। और यहाँ नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नेम अ 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेम अ क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स। ठीक। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में क्या आएगा आपका? साइक्लोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन।
ब्यूटेन इसका आंसर लिखोगे 1 नंबर का। 1 मार्क्स में साइक्लोब्यूटेन लिख देना है। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटीन हो गया है, ब्यूटीन हो गया, साइक्लोब्यूटीन होता है, साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटेन नहीं, साइक्लोब्यूटीन। मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो हम पीछे एल्केन कहेंगे, एन लगा देंगे, ये आपका एल्केन का कंपाउंड हो जाएगा। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो ये एल्कीन हो जाएगा, इन पीछे लगा देंगे, ये हो जाएगा एल्कीन। ठीक, जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आइन लगा देंगे, या एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्काइन, मतलब C2H2, ये आपका C2H2 हो गया। एल्केन आपका मेथेन एथेन हो गया, CH4 और C2H6। ठीक, और एल जो आपका एल्कीन है वो आपका C2H4 हो गया, C2H4, C2H6। ठीक, C2H6। तो यहाँ पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन, हाँ, जब कार्बन कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, जैसे मीथेन गैस हो गई, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, तो आपका एल्केन हो जाएगा। जहां पर कार्बन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जो साइक्लोब्यूटेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे C2H2 हुआ, C2H4 हो गया, C2H6 हो गया। ठीक, एथिलीन हो गया, इसको हम एथिलीन, ठीक, एथिलीन हो गया। और आपका C3 और H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, C3H8, मतलब CH2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होता है? जो लगातार सीरीज जाएगी तो CH2 का डिफरेंस होता है। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब 14 यूनिट, इसको आप 14 यूनिट कह सकते हो, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। और ये क्या बन जाता है? होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं इसका नाम? होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 के हिसाब से 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो गया, तो 12 + 2 14 यूनिट का डिफरेंस होता है लगातार में। जैसे आप कार्बन लेते हो तो CH4, अब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। ठीक, CH4 हम मेथेन का बनाते हैं, तो कार्बन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कार्बन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे, क्योंकि कार्बन 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो यस सर, आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? सब बेसिक चीजें आपको याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर्स प्रोटॉन की नंबर होती हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की नंबर। किसी भी एटम्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी एटम्स है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब बेसिक चीजें 9th में आपने पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका 6, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और दूसरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 4। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो पहली सेल ही 1 ही सेल होगी, 1 होगा। अब हाइड्रोजन ये हमेशा क्या बनेगा? स्टेबल बनाएगा। स्टेबल में क्या होता है कि जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, आउटर सेल में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो वो स्टेबल माना जाता है। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने की कैपेबिलिटी, 8 इलेक्ट्रॉन करने की कैपेबिलिटी को हम ऑक्टेट रूल कहा जाता है। एक हीलियम को छोड़ के, हीलियम में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल हो जाता है, जिसको हम डुप्लीसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीसिटी। इसको हम डुप्लीसिटी कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करने की। तो बहुत बड़ी कंसेप्ट है, आपने पढ़ा था कि किसी भी सेल में 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। किसी भी सेल में 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। बोर एंड बड़ी कंसेप्ट में पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। पहली सेल के लिए n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। तो पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 होंगे।
दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 होंगे, क्योंकि n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। पहली सेल में n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी सेल में कितने होंगे? 8। तीसरी सेल में n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 हो गया, 9 2 जा 18। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। 18 से कम हो सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये सारी चीजें 9th में आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, स्टेबल बन जाएगा। कौन सा रूल फॉलो करेगा? हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा और डुप्लीसिटी रूल फॉलो करेगा। क्या बनाएगा? डुप्लीसिटी। ऐसे ये हाइड्रोजन एक इससे ले लिया, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 हो गया, स्टेबल हो गया। एक इसने ले लिया, इसके भी 2 हो गए, स्टेबल हो गया। एक इसने ले लिया हाइड्रोजन ने, तो इसने भी एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जितना लिया है उतना देना भी है, शेयर करना है। तो इसका भी स्टेबल हो गया ये। तो ये हाइड्रोजन डुप्लीसिटी रूल को फॉलो करेगा, हीलियम की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास थे, 4 इन्होंने एक एक करके दिया है, तो चारों से वापस भी लेगा, इनके भी लेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन लो, जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। शेयरिंग मतलब शेयर करना ना, कि हम आज खिला रहे हैं, कल तुम हमें खिलाओ। ठीक। तो यहाँ पर कार्बन में कार्बन ने 4 इसके अपने पास थे, और इन चारों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि दिया था तो वापस इनसे लेगा। तो ये कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर सेल में? 8 हो जाएंगे। 4 अपने थे और 4 इनके लिया हाइड्रोजन से, चारों से, तो 8 हो गया। तो कार्बन कौन सा रूल फॉलो करेगा? ऑक्टेट रूल। कार्बन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, अष्टक नियम को लेगा। ये कौन सा नियम? अष्टक नियम, या ऑक्टेट रूल को। और ये डुप्लीसिटी रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर कार्बन और ये आपका 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। ठीक। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन हो जाएगा ये। ऐसे C2H6 की जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, C2H6 की, यहाँ भी कार्बन कार्बन में 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। तो ये आपका एल्केन, ये एथेन हो जाएगा, ये मेथेन हो गया, ये एथेन हो गया। ऐसे प्रोपेन हो जाएगा। 1 कार्बन हो तो एक मेथेन हो गया, 2 कार्बन हो तो एथेन हो जाएगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन हो जाएगा, 6 कार्बन होगा तो हेक्सेन हो जाएगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्टेन हो जाएगा, 8 कार्बन होगा तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक। 10 कार्बन होगा तो डेकेन हो जाएगा, 11 कार्बन होगा तो अनडेकेन हो जाएगा, 12 कार्बन होगा तो डोडेकेन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। तो यहाँ पहले का आंसर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड क्या होता है? जहां पर कार्बन कार्बन में दोनों में बाइंड हो जाता है। हाँ, सिंगल बॉन्ड हो, जहां पर सिंगल बॉन्ड हो वो आपका सैचुरेटेड होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन में, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोकार्बन। समझ में आया बेटा? यस सर। दूसरा देखते हैं, द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस in a coil is the cause of induced electric current in it. Name the underlying phenomenon. The change in magnetic field lines in a coil, the change in the magnetic field lines in a coil is the cause of induced electric current in it. Name the underlying phenomenon. तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। अब आंसर क्वेश्चन नंबर A to D on the basis of your understanding of the following paragraph and the related studies concept। मतलब आपके केस लॉज पर क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पर 3 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको पढ़ना, मतलब पढ़ के उसी में से ढूंढ के लिखना है। द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ काज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल। द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ काज ऑफ कंसर्न फॉर ऑल पीपल्स। The rate of birth and death in a given population will determine its size. Reproduction is the process by which organisms increase their population. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place while general body growth is still going on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual act or for having and bringing up children.
various contraceptive devices are being used by human beings to control the size of population. कहा गया है, the growing size of the human population is a cause of concern for all people. The rate of birth and death in a given population will determine its size. किसी भी दी गई पॉपुलेशंस के लिए जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, ये किससे मतलब डिटरमाइन होती है? उनकी साइज से डिटरमाइन होती है. साइज क्या है? इनका मेन फैक्टर है. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या है? अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं. तो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है. रिप्रोडक्शन क्या होती है? अपने ओन काइंड की स्पेसीज को इंक्रीज करना. ओन काइंड की स्पेसीज को इंक्रीज करना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सेम काइंड ऑफ स्पेसीज आर इंक्रीजेस. The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place while general body growth is still going on. ठीक, जो प्रोसेस सेक्सुअल, अब यहाँ दो टाइप के मतलब रिप्रोडक्शंस होते हैं. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. तो इसके काइंड के बारे में भी आपको पढ़ना है, बताया गया है उसमें. द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or body is ready for sexual act. कुछ जो डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन होते हैं वो ये जरूरी नहीं है कि माइंड और बॉडी जो है रेडी है सेक्सुअल एक्ट के लिए, या हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस, कि चिल्ड्रंस को मतलब इंक्रीज करने के लिए, ब्रिंग करने के लिए, वो कोई जरूरी नहीं है. वो डिपेंड नहीं करता, नेसेसरली आवश्यक नहीं है. वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर बीइंग used by human beings to control the size of population. पॉपुलेशन की साइज को मतलब कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज होते हैं, जैसे कंडोम्स हो गया. तो ऐसे आपको मतलब बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव के माध्यम से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं. तो लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स. अब इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना है. लिस्ट 2 कॉमन साइन ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स. बॉयज और गर्ल्स में दो आप कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आप बताओ कि कौन कौन सी चीजें हैं. तो यहाँ क्या है? पब्लिक हेयर हो गया, अपीयरेंस इन पब्लिक हेयर. जो मतलब हेयर का जो होता है उनके पब्लिक सेक्टर में, तो उसमें हेयर का अपीयरेंस होना. और जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, और जो मतलब पिंपल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. तो स्किन बिकम्स ऑयली. जो मेल और फीमेल में स्किन क्या होगी? ऑयली हो जाएगी, और जो पिंपल्स हो गए वो ब्रेक हो जाते हैं. और अपीयरेंस ऑफ पब्लिक हेयर, तो मेल और फीमेल में डिफरेंसेस होता है. फिर व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फाइटिसाइड? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फाइटिसाइड? ये क्या होता है? तो सेलेक्टिव मेडिकल टर्मिनेशन. आप इसका लिख सकते हो आंसर कि सेलेक्टिव मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको MTP कहा जाता है, ऑफ फीमेल फाइटर्स यूजिंग any synthesis is the main reason behind decline female male sex ratio in our country. This is because many sections of our society considered girl child as a burden. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्ल्स चाइल्ड को क्या मानते हैं? बर्डन मानते हैं एक तरीके से. तो ये रेकलेस एक तरीके से फीमेल फाइटिसाइड है, इसका रिजल्ट है ये. फिर which contraceptive method changes the हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी? कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो चेंज लाता है हार्मोनल बैलेंस, बॉडी के हार्मोनल बैलेंस के लिए चेंजेस लाता है? वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो ओरल, OCP कहा जाता है इसको. OCP का फुल फॉर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. ठीक, ये हार्मोनल बैलेंस को बॉडी में चेंजेस लाता है. अभी राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन. तो दो फैक्टर्स लिखो जो पॉपुलेशन की साइज को डिटरमाइन करती है. तो एक तो बर्थ रेट हो गया और दूसरा डेथ रेट हो गया. तो बर्थ रेट और डेथ रेट. इसके बाद में ऐसे दूसरा पैराग्राफ भी दिया गया है. आंसर क्वेश्चन A to D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडीज कंसेप्ट.
ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ह्यूमन की जो मतलब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसमें वाटर क्या है, मेन कंपोनेंट है। वाटर मेन कंपोनेंट है। तो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ विच वाटर इज द मेन कंपोनेंट्स। Food as well as portable water are essential for every human beings. The food is obtained from plants through agriculture. Pesticides are being used extensively for a high yield in the field. These pesticides are absorbed by the plant from the soil along with water and minerals, and from the water bodies these pesticides are taken up by the aquatic animals and plant. As these chemicals are not biodegradable, they get accumulated progressively at each trophic levels. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies and greatly affect the health of mind and body. तो ये यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। तो ह्यूमन बॉडी बताया गया है कि एक जो इम्पोर्टेंट मतलब कंपोनेंट से मिलकर बनी है, जिसमें वाटर क्या है, मेन कंपोनेंट है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर पर फूड, क्योंकि जीवन चलाने के लिए फूड जरूरी है, फूड नेसेसरी है, और फूड के लिए वाटर चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हाई यील्ड में फील्ड में यूज किए जाते हैं। फील्ड जो मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर, क्योंकि कोई भी चीज़ फसल है तो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। तो उस पर ये पैराग्राफ दिया गया है। वाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो पेस्टिसाइड्स का है वो ह्यूमन बींग्स में क्यों पाई जाती है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ढूंढ के लिख सकते हो कि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो द फिनोमिनन ऑफ पेस्टिसाइड्स, द फिनोमिनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स सच एज जैसे DDT। तो अब जो पेस्टिसाइड्स होते हैं कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है, तो उससे क्या है कि फसल में वो चीज़ें होती है, तो हम उसको जब लाते हैं तो उसकी मतलब धुलते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम फसल को खा रहे हैं तो उससे डिसीजेज हो सकती हैं। जो एनिमल्स उसको खाएंगे उनके उसमें भी, जैसे मान लो गाय हो गई, तो गाय वगैरह जो उसको घास को चरेगी, हमने पेस्टिसाइड्स यूज कर रखा है, कीटनाशक दवाइयाँ। तो कीटनाशक दवाइयाँ जो एनिमल्स खाएंगे उनके मिल्क में वो चीज़ें आ जाएगी, फिर मिल्क को हम उसको पिएंगे तो ये डिसीजेज मतलब ट्रांसमिट होती जाएंगी। तो यहाँ पर द phenomenon of progressive increase in concentrations of certain harmful non-biodegradable chemicals such as DDT at different levels of food chain is called biological magnification या biomagnification. The concentration of harmful chemicals will be different at different trophic levels. अब ट्रॉपिक लेवल आपने पढ़ा है, ये आपको 17 चैप्टर्स में कराया था। ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। और